नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जिम्स शर्मा में। दोस्तों आज का अपना जो चैप्टर है वो कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज हम जो प्रमेय पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों वो प्रमेय 12.8 है, यानी जिसमें लिखा है कि भी एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। और ये जो प्रमेय है दोस्तों अपनी प्रश्नमाला 12.3 के आने वाले जितने प्रश्न है उन सब में ये प्रयोग होने वाला है। इसलिए दोस्तों इस प्रमेय को पढ़ने के बाद आपको इससे संबंधित जितने भी और प्रमेय है, एक दो और प्रमेय है, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएंगे, जो हम आपके लिए अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस महत्वपूर्ण चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना ये प्रमेय कि एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण। यहां देखिए दोस्तों इस आकृति के अंदर हम देख रहे हैं कि यहां पे आपको एक वृत्त दिया गया है, उस वृत्त का एक चाप। चलिए चाप देखिए यहां पे ये ए बिंदु अंकित है वृत्त की परिधि पर, ये बी बिंदु है वृत्त की परिधि पर स्थित है। तो इस प्रकार से ये जो ए बी है वो वृत्त की पूरी परिधि का एक कटा हुआ भाग है और उस कटे हुए भाग को ही चाप कहा जाता है। और ये चाप क्या कर रहा है, देखिए चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, ये चाप जो है उसके अंतिम बिंदु से दो त्रिज्याएं, देखिए दो त्रिज्याएं निकल रही है ना, यहां से ये दो त्रिज्याएं जाकर केंद्र पर जैसे ही मिलेगी वहां पे जो कोण बनेगा उसे हम कहेंगे चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। और वो कोण कैसा है, वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना है। ये जो कोण बना है वापिस वही चाप, ध्यान रखिए दोस्तों यह शुरुआत में लिखा है एक चाप द्वारा, यानी ये जो कोण बना केंद्र पर वो इस चाप ने बनाया, किस चाप ने, ए बी चाप ने। तो अब जो कोण बनेगा वो यही चाप बनाएगा, लेकिन कहां पे, वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर। ये जो हमें दिया गया ना चाप, इस चाप के अलावा जो वृत्त का जो शेष भाग है उस शेष भाग में कहीं पे भी अगर आप बिंदु अंकित कर दो और फिर इसी चाप से, ठीक है, इसी चाप के अंतिम बिंदु से वापस इसी प्रकार से जीवाएं बनानी है और वापस उस परिधि पर क्या बनाना है, कोण बनाना है। लेकिन ध्यान रखें ये खुद उसी चाप पर नहीं बनाना है, उस चाप के अलावा जो शेष भाग है उस पर ये कोण बनाना है। और जो कोण हम बनाएंगे उस कोण का ये जो केंद्र पर बनाया वो दुगुना होता है। इसमें बोला गया ना कि भाई ये कोण कैसा होता है, दुगुना। लेकिन दोस्तों आखिर दुगुना होता कैसा है, कैसे है, वो हम इस प्रमेय के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो प्रश्न में, जो प्रमेय के अंदर शुरुआत में जो लिखा गया है, जिस बात का हम प्रयोग करके ये आगे सिद्ध करेंगे, उन सबको दिया गया में रख देते हैं। चलिए हमें क्या दिया गया है कि एक चाप द्वारा केंद्र और वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर, शेष भाग के किसी बिंदु पर कोण अंतरित किए गए हैं। दो कोण बनाए गए हैं, एक केंद्र पर और एक वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर कोण अंतरित किए गए हैं। ये हमने मान लिया प्रश्न में दिया गया है भाई, ठीक है, कि भाई एक कोण है वो केंद्र पर बनाया और एक वृत्त के शेष भाग पर। अब सिद्ध क्या करना है, अब हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है कि चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। चलिए ये हमें सिद्ध करना है। यहां पे देखिए कि भी प्रमेय के अंदर कहीं पे ये नहीं लिखा है कि भी वृत्त ये है, केंद्र ये है, जीवा ये है, चाप ये है, कुछ भी नहीं लिखा ना। हम उसका नाम है इनका सबका वो अपने मन से लिख रहे हैं। यानी वृत्त का केंद्र ओ, वृत्त का केंद्र हमने ओ ले लिया, चाप लिया हमने ए बी। ध्यान रखिए दोस्तों यहाँ चाप हमने क्या ले लिया, ए बी। और चाप जो ए बी है उसके द्वारा केंद्र ओ पर अंतरित कोण, केंद्र जो ओ है ना उस पर हम अंतरित जो कोण ले रहे हैं उस कोण का नाम देखिए, कोण ए ओ बी
तथा वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण, और वो कोण हमने लिया है कोण ACB। चलिए अब शुरू करते हैं कि भाई इसमें कैसे सिद्ध करें कि ये जो कोण है वो इस कोण का दुगुना होता है। ध्यान रखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, जिन जिन कोणों को आपस में ये दुगुना सिद्ध करना है, उन दोनों कोणों के जो शीर्ष है उन शीर्षों को मिला ले। ध्यान रखिए दोस्तों, सिद्ध करने के लिए क्या करें, इन दोनों शीर्षों को मिला दे और इस प्रकार से मिला के आगे बढ़ा दे। ध्यान रखिए दोस्तों, डॉटेड लाइन में क्या करें, इन दोनों शीर्षों को C और O को मिलाना है और मिलाते हुए दोनों को क्या बढ़ा दे, इस प्रकार से आगे बढ़ा ले। तो हमने क्या देखा कि भाई जैसे ही हमने इस प्रकार से मिलाया, यहां देखिए अंदर की तरफ देखिए दो अलग अलग त्रिभुजों का निर्माण हो चुका है। यहां अलग अलग दो त्रिभुजों का निर्माण हो चुका है और हमें यहां पे ये जो पूरा कोण है और यहां जो केंद्र पर कोण है, इसे इस कोण का दुगुना सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, C और O को मिलाते हुए, यानी C व O को मिलाते हुए बिंदु D तक बढ़ाया। चलिए हमने C को O से मिलाते हुए उसे बिंदु D तक क्या कर दिया, इस प्रकार से बढ़ा लिया है। और जैसे ही बढ़ाया, यहां पे देखिए दो अलग अलग त्रिभुजों का निर्माण हो चुका है। बताइए दोनों ये जो त्रिभुज है वो किस प्रकार के त्रिभुज हैं। तो देखिए यहां जो त्रिभुज बन रहा है उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि ये एक है जो भुजा, वो इस वृत्त की जीवा है और इसी जीवा से दो जो इसकी भुजाएं निकल रही है वो केंद्र पर जाकर मिल रही है। मतलब दोनों क्या है, त्रिज्याएं। और एक ही वृत्त की दोनों त्रिज्याएं, मतलब कितनी भी त्रिज्याएं हो समान होती है। मतलब ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर। इस प्रकार से ये त्रिभुज क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए दूसरे त्रिभुज के अंदर जाते हैं। उसकी भी एक भुजा कौन है, वृत्त की जीवा, और अन्य जो दो भुजाएं वो केंद्र पर जाकर मिल रही है। मतलब ये क्या है, त्रिज्याएं। यानी ये जो त्रिभुज है वो भी कैसा हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। ध्यान रखिए दोस्तों, यहां पे दो त्रिभुज का निर्माण और दोनों कैसे, समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए सबसे पहले लेते हैं इस तरफ वाला त्रिभुज, त्रिभुज AOC में। इस AOC के अंदर हम क्या देखते हैं कि इसकी OA भुजा और वापस OC भुजा, OA और OC ये दोनों क्या है, बराबर, क्योंकि दिख रहा है एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। चलिए भाई, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। अब हम क्या देखते हैं कि भाई दो भुजाएं बराबर हो गई। दोस्तों एक ध्यान रखें कि जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसमें केवल दो भुजाएं बराबर नहीं होती, उन दो भुजाओं के साथ साथ उन्हीं भुजाओं के सामने वाले कोण भी बराबर हो जाते हैं। देखिए कौन कौन से कोण, चलिए OA, ये रही OA भुजा, तो इस OA भुजा के ठीक सामने इसी त्रिभुज का कोण, तो कौन सा कोण यहां पे देखिए, ACO, या कह सकते हैं OCA, जो आपको अच्छा लगे वो नाम आप लिख सकते हो। चलिए हमने लिख दिया OCA। वापस देखिए इसके सामने भुजा कौन सी है, OC, ये रही OC भुजा और OC भुजा के ठीक सामने ये रहा कोण, कोण OAC। देखिए OAC, और ये दोनों कोण कैसे हो जाएंगे, बराबर। ये कोण और ये कोण कैसा, बराबर हो गया। दोस्तों ये हमने इसके अंदर देखा त्रिभुज AOC के अंदर कि भाई सिद्ध कोण कौन सा करना था, या प्रश्न के अंदर, प्रमेय के अंदर, इस कोण को इस कोण के साथ, यानी ऐसा कुछ करिए कि इस त्रिभुज के अंदर, जो इस तरफ वाला त्रिभुज है ना, इसके अंदर भी ये थोड़ा सा कोण है, वो पूरा तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा कोण इसके अंदर आ रहा है। और वापस जाते हैं बाहर की तरफ, तो यहां पे ये बाहर वाला भी थोड़ा सा कोण आ रहा है। अब इन दोनों को सिद्ध करने के लिए इनकी ही कोई बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस त्रिभुज के अंदर क्या हो रहा है, इसकी एक भुजा है OC और उसी भुजा को इस तरफ से आगे बढ़ाया गया है। और जब किसी त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाते हैं तो यहां जो कोण बनता है उसे बहिष्कोण या बाह्य कोण नाम दिया जाता है। ध्यान रखें, ये क्या है, इसका बहिष्कोण है। उस तरफ नहीं देखना है, इस तरफ देखना है। ये क्या है, बहिष्कोण। अब त्रिभुज में किसी भी बहिष्कोण के लिए एक बात याद रख लें, कक्षा 7वीं में आपने पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो अब ध्यान से समझिएगा। किसी भी त्रिभुज में जब एक भुजा को आगे बढ़ाते हैं और जो बहिष्कोण बनता है वो बहिष्कोण अंदर जाकर
शेष जो दो कोण होते हैं, यानी खुद के साथ वाला नहीं, शेष जो दो कोण होते हैं उनके जोड़ के ये बराबर हो जाता है। ध्यान रखें, ये जैसे अंदर जाएगा खुद के साथ वाले के साथ जुड़ गया तो बना देता है 180 रेखिक कोण युग्म, लेकिन ये अंदर जाकर खुद के साथ वाले में मत जोड़ो और अन्य जो दो कोण है उनमें उनके साथ देखो तो उन दोनों का जो योग है वही इस बहिष्कोण के बराबर हो जाएगा। चलिए तो हम करते हैं भाई कि इन दोनों का जोड़ इस बाहर वाले के क्या हो जाएगा, समान, यानी बहिष्कोण ये रहा। तो चलिए बहिष्कोण लिखते हैं हम। कौन सा है बहिष्कोण, ये AOD। चलिए कोण AOD ये किसके बराबर है, अंदर जाकर खुद के साथ वाला नहीं, शेष दो कोणों को जोड़ो और शेष दो कोण कौन से हैं, OCA प्लस OAC दोनों के योग के बराबर। अब क्यों है उसका कारण यहां लिखते हैं कि त्रिभुज का बहिष्कोण, जब किसी त्रिभुज के एक भुजा को आगे बढ़ा देते तो वो बहिष्कोण बन जाता है। त्रिभुज का बहिष्कोण अंतःसम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो ध्यान रखें कि वे अंतःसम्मुख कोणों के योग के बराबर हो जाता है। चलिए हमने देखा इस कोण को इस कोण के साथ लेना था, लेकिन ये कोण इसके साथ आ गया यहां पे देखिए, जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। हमें तो इस कोण के साथ इसकी जरूरत है ना, तो फिर देखिए AOD की तो हमें जरूरत है भाई, AOD थोड़ा बहुत पढ़ा है ना, इसकी जरूरत हमें है। लेकिन अंदर जाने के बाद ये सामने जो दो कोण जुड़ रहे हैं उन दोनों में से इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो दोनों कोण है थोड़ा ऊपर जाकर देखिए दोनों कैसे हैं, बराबर। ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर, जिसमें से अब हमें इसकी जरूरत नहीं है और इसकी जरूरत है। तो ऐसा करो दोस्तों कि भाई अगर ये दोनों बराबर है तो इन दोनों का हम एक ही नाम लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों पहले से क्या है, बराबर, समद्विबाहु त्रिभुज की वजह से। अगर दोनों बराबर है तो दोनों का कोई ऐसा नाम बनाओ जिसकी हमें जरूरत है। हमें जरूरत है इसकी, यानी कौन से कोण, OCA की, इसकी हमें जरूरत है। चलिए तो इसका नाम OCA रख लेते हैं और इसका भी क्या कर देते हैं, कोण OCA, क्योंकि दोनों OCA और OAC दोनों क्या है, बराबर। दोनों का नाम क्या लिख दिया, OCA। चलिए कोण AOD यहां रह गया, यहां दोनों को जोड़ दिया, दो कोण OCA, कोई दिक्कत नहीं आई। इसको लगाते हैं समीकरण नंबर 1। अंत में जाकर हमने क्या देखा, इस त्रिभुज के अंदर ये कोण और ये कोण, इन दोनों का एक संबंध यहां पे आ चुका है और इन दोनों के अलावा इसमें कोई तीसरा कोण नहीं है। तो हो गया ना। अब इसी प्रकार से वापस त्रिभुज लेते हैं दूसरी तरफ वाला। दूसरी तरफ कौन सा त्रिभुज है, देखिए त्रिभुज BOC में। चलिए BOC ले लेते हैं, ये रहा BOC। इस त्रिभुज के अंदर हम क्या देखते हैं कि ये भी इसी की तरह क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। इसके अंदर भी दो भुजाएं क्या है, बराबर, OB बराबर OC। देखिए OB और OC बराबर, क्यों बराबर, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है और जो एक ही वृत्त की त्रिज्याएं होती है वो हमेशा बराबर होती है। और जब त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है तो उन्हीं भुजाओं के सामने वाले कोण भी बराबर हो जाते हैं। यानी कौन सा कोण, कोण OBC और कोण OCB। देखिए OBC और वापस OCB, ये दोनों कोण कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब सोचिए हमें सिद्ध क्या करना है, हमें तो इस बाहर वाले कोण के साथ ये अंदर वाला ये कोण सिद्ध करना है। तो इसमें भी वही काम, वापस बाहर वाला लेंगे। तो यहां पे अभी तो हमने किया है कि जब हम इस प्रकार से बाहर वाला कोण लेंगे, चलिए बाहर वाला लेते हैं, कौन सा, BOD। कोण BOD किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण जब अंदर जाता है तो अंतःसम्मुख कोणों के योग के बराबर हो जाता है। खुद के साथ वाला मत लीजिए दोस्तों, अगर आपने खुद के साथ वाला लिया तो वो रेखिक कोण युग्म बन जाएगा। फिर ये कोण आएगा कैसे, तो इसको तो नहीं लेंगे और शेष जो दो है उनके ये जोड़ के बराबर होगा। ये 7वीं क्लास में ये प्रमेय आ चुका था, आपने जरूर पढ़ा होगा। तो चलिए लिखते हैं कि भाई कोण OCB और वापस प्लस कोण OBC, इन दोनों कोणों के योग के बराबर हो जाएगा। अब हमें देखिए इस BOD की जरूरत तो हमें है भाई, ये इस कोण की जरूरत तो हमें है, लेकिन अंदर जाने के बाद ये जो दोनों कोण जुड़ रहे हैं उनमें से इस कोण की जरूरत नहीं है, इस B वाले कोण की जरूरत नहीं है। तो ऊपर जाके देखिए ये OBC ये OCB दोनों क्या है, बराबर। अब बराबर है तो जिसकी जरूरत नहीं उसे छोड़ दो, जरूरत
ज़रूरत है उसे रख लो। ये OCB प्लस इसे भी हमने क्या बना दिया OCB, तो ये बन गया कोण BOD, ये बन गया 2 कोण OCB। अब इसे लगाओ समीकरण नंबर 2। अब दोस्तों इतनी देर तक हमने क्या किया कि भाई इतनी बात तो हमें समझ में आ गई कि इस कोण का संबंध इसके साथ हो गया, इस कोण का संबंध इसके साथ हो गया, लेकिन हमें आधा अधूरा नहीं, हमें तो ये पूरा कोण चाहिए। लेकिन हमने क्या देखा कि समीकरण नंबर 1 के अंदर ये कोण आ चुका है, समीकरण नंबर 2 में जाए तो ये कोण आ चुका है, ये देखिए BOD, लेकिन हमें इन दोनों को मिलाना है। अब आप खुद सोचिए कि ऐसा कौन सा काम करें कि ये दोनों कोण मिल जाए। तो सीधा दिख रहा है कि दोनों को क्या कर लो, जोड़ लो। जैसे ही जोड़ेंगे दोनों साथ में आ जाएंगे, यानी समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर, चलिए लिख देते हैं समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर। चलिए जोड़ के देखते हैं भाई क्या आता है जोड़ने पर। चलिए हम जोड़ने पर लिख दिया। अब ये आगे वाला आगे वाले से जुड़ेगा, पीछे वाला पीछे वाले से। चलिए आगे वालों को जोड़ देते हैं। आगे वाला क्या है, कोण AOD, और ये कौन सा, कोण BOD। चलिए जोड़ दिया। बराबर में जाइए, 2 कोण OCA और प्लस में क्या है वापस 2 कोण OCB। चलिए भाई जोड़ के देखते हैं क्या आता है। AOD और BOD को जोड़ दो, ये AOD, ये इस तरफ से आया BOD, जैसे ही जोड़ा ये बीच वाली भुजा गायब, क्या बन गया AOB। चलिए ये बन गया कोण AOB, कोई दिक्कत नहीं। बराबर में देखिए इसके अंदर भी 2, इसके अंदर भी 2, 2 को क्या निकाल दो दोस्तों, कॉमन जो बच गया वो यहां लिखो, कोण OCA और वापस कोण OCB। अब दोनों का जोड़ करते हैं कि क्या प्राप्त होता है हमें। यहां तो रह गया कोण AOB, बराबर में क्या रह गया 2, वहां देखिए OCA और OCB, OCA यानी ये कोण, वापस OCB, वो देखिए जोड़ के अंदर पड़ा है। अब दोनों पड़े हैं, दोनों जुड़ गए तो ये दोनों में पूरा कोण बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, ACB, ये बन जाएगा कोण ACB। तो अब हमने क्या देखा कि एक है चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण और एक है चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण। और ये हमने देख लिया है कि केंद्र पर जो अंतरित कोण है वो वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण का दुगुना है। अब आप कहोगे सर ये तो गलत हो गया, ये दुगुना हो रहा है। अरे भाई दुगुना हो रहा है, लेकिन दुगुना है कौन सा, ये दुगुना है, क्योंकि अगर ये दुगुना है इसीलिए तो इसका हमें दुगुना प्राप्त हुआ, तब ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो इसका हम खुद सोच सकते हैं कि ये दुगुना है। ऐसा नहीं बोलना है सर ये दुगुना हो गया तो गलत हो गया, सर गलत नहीं, ये सही है, ये दुगुना है, इसीलिए तो इसका दुगुना करने पर दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है दोस्तों, तो अपना ये जो प्रमेय है वो सिद्ध हो चुका है। इसके अंत में हम लिख सकते हैं कि भी अतः लिख के हम ये लिख सकते हैं कि अतः एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। ये लिखने के बाद ही हमें क्या करना है दोस्तों, इति सिद्धम लिखना है, हेंस प्रूव लिखना है। प्रमेय में दोस्तों ये ध्यान रखें, जब भी आप इस प्रकार से प्रमेय को सिद्ध करते हो तो प्रमेय को पूरा सिद्ध करने के बाद आपको आखिरी में अंत में आपको ये प्रमेय जरूर वापस लिखना चाहिए था दोस्तों, ताकि है वो कॉपी जांच करने वाले टीचर पर हमारा जो इंप्रेशन है वो बहुत ही अच्छा रहे। इसलिए प्रमेय को अंत में जरूर लिखें। अब दोस्तों ये जो प्रमेय हमने पढ़ा, इसी प्रमेय को एक अलग भाषा में भी लिखा हुआ आता है। वो प्रमेय वो किस प्रकार से आ सकता है वो ध्यान से समझ लीजिएगा। चलिए इसमें क्या है कि भाई चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण पहले बोला, अगर ऐसा हो जाता कि किसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण, ये पहले बोल दिया जाए, शेष वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ये पहले बोल दिया जाए, तो ये प्रमेय किस प्रकार होगा। तो ध्यान समझिएगा, वृत्त के किसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण का आधा होता है। ध्यान रखें दोस्तों, ये आधा होता है और ये वापस दुगुना होता है। तो इसी प्रमेय को अगर इस प्रकार से लिखा हुआ कभी आ जाए तो भी आपको इसी प्रकार से ही करना है। लेकिन अंत में थोड़ा सा क्या करेंगे कि जैसे ये चीज हमें प्राप्त होगी, हमें आधा, मतलब यहां लिखा ना अभी कि भाई जो शेष भाग पर जो अंतरित कोण है वो केंद्र पर अंतरित कोण का आधा होगा। तो आधा होने की कंडीशन क्या करेंगे, इस 2 का इस तरफ करेंगे पक्षांतरण और 2 जाएगा
बट्टा के नीचे, और जैसे ही बट्टा के नीचे 2 जाएगा और बट्टे 2 का मतलब ही होता है आधा, तो ध्यान रखें इस प्रकार से ये आधा होता है, ये दुगुना होता है। और इस प्रकार के जो प्रश्न है और इस प्रकार इससे संबंधित एक और प्रमेय है 2 जो बहुत ही ज्यादा मुख्य है, लेकिन वो प्रमेय हम आपके लिए अगली वीडियो में लेकर आएंगे। इससे संबंधित जो प्रश्न है वो भी हम आपके लिए अगले कुछ वीडियोस में लेकर आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी वीडियोस को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।